गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसटीएम आर्ट्स क्लासेस में। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को एकदम बढ़िया होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग आज मॉडल सेट हिस्ट्री के जो है हिस्ट्री के मॉडल सेट कितने को करने वाले हैं। हिस्ट्री के मॉडल सेट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 मॉडल सेट को कर चुके हैं। 3 मॉडल सेट को हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो आप लोग से मैं यह सजेशन करूंगा कि आप लोग भी उसे ध्यान से पूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग सेशन चलाए हुए हैं। 1 से लेकर 5 तक आपका मॉडल सेट कराया जाएगा। 1 से लेकर 5 तक मॉडल सेट कराया जाएगा। उसमें सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट कराया जाएगा। उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये पांचों मॉडल सेट को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। इसमें हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। आज जो है मॉडल सेट 4 है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल सेट 5 लेके आएंगे। बस उसके बाद आपका क्लास जो है केवल अगले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस दिया जाएगा कि आपका हिस्ट्री का क्या होगा, हिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग से टोटल जो है मॉडल सेट को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार अपने दोस्तों के पास भी जमकर शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी इतना हमारे लिए जरूर करना चाहिए। सो फिर चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न अगर आपको याद होंगे उसे ध्यानपूर्वक याद कर लेना है और जो भी याद होंगे पहले से उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे क्या होता है कि आपकी याददाश्त जो है मजबूत होती चलती है और आपके क्वेश्चन पे जो है पकड़ बढ़ती चलती है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। पूछ रहा है कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी बताइए, सूर्य, जमुना, गोमती या फिर गंगा नदी के किनारे स्थित है। हम सभी को पता होना चाहिए दिल्ली जो है वो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो दिल्ली। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लिंगायत आंदोलन। पूछ रहा है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव क्या हुआ था। लिंगायत आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो क्या कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, फिर कश्मीर में। हम सभी को पता होना चाहिए कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे बस आपको ध्यानपूर्वक याद करते चलना है। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे ना सभी तगड़े प्रश्न मिलेंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक याद करते चलना है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इबर बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। इबर बतूता जो है कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 14 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन से? संगम वंश है, सुलु वंश है, तुलु वंश है या फिर इनमें से सभी? हम सभी को पता होना चाहिए जो इनमें से सभी है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संगम वंश भी है और सुलु वंश भी है, तुलु वंश भी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हम सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1206, 1336, 1526 या 1556 ईस्वी में? जल्दी बताइए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी। कब? 1526 ईस्वी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हम सभी का। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था पूछ रहा है। तो 14 अगस्त 1947 को क्या आया था? तो पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शेरशाह ने चौसा युद्ध में किसे पराजित किया था। शेरशाह जो चौसा युद्ध में किसे पराजित किए थे? बाबर को, हुमायूं को, अकबर के भी, जहांगीर को? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता होना चाहिए। ओह, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? हम सभी को पता होना चाहिए। शेरशाह जो चौसा के युद्ध में पराजित किए थे वो किसे पराजित किए थे? हुमायूं को पराजित किए थे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपको सजेशन करते हैं कि सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है वो क्यों किया जाता है। आपको हम सब्जेक्टिव का भी आंसर बता देंगे। सब्जेक्टिव का भी आंसर बता देंगे, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन आपसे उससे पहले बता दें कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? शाही संपूर्णता के लिए। यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
सब्जेक्टिव आपको बता दें, अगर सब्जेक्टिव आपसे पूछे तो क्या लिख रहा है सब्जेक्टिव अश्वमेध आयोजन। देखिए अश्वमेध आयोजन तो क्यों किया जाता था, इसमें क्या होता था कि अपने राजा, एक राजा क्या होते थे, एक राजा अपने आप को छत्रपति घोषित करने के लिए करते थे। छत्रपति घोषित करने के लिए मतलब शक्तिशाली घोषित करने के लिए क्या करते थे, तो अपने आप को राजा मानते थे। एक इसमें क्या होता था कि एक ऐसा यज्ञ होता था, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें एक राजा जो था अपने आप को छत्रपति घोषित करता था। छत्रपति मतलब शक्तिशाली घोषित करता था। इस यज्ञ के द्वारा राजा अपने अश्व को, मतलब अश्व क्या होता है, घोड़ा होता है। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। अश्व को अपने आसपास के राज्यों में छोड़ता है, अपने आसपास के जितने भी राज्य होते हैं उसमें क्या करता है, अपने घोड़ों को छोड़ता है। जिन जिन राज्यों से होकर घोड़ा गुजरता है, जिन जिन राज्यों से घोड़ा गुजरता है, वह राज्य क्या होता है, छत्रपति की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। मतलब अपने राजा को क्या कर लेता है, वो सब राज्य जिन जिन राज्यों से उसका घोड़ा जब चलता है ना, उस राज्यों के जितने भी सारे नागरिक होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, तो अश्वमेध यज्ञ का उद्घाटन किया, अश्वमेध यज्ञ का किया जाता है। चलिए ऐसा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 9 नंबर प्रश्न की मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। हम लोग इतना कमजोर समझ रहा है बिहार बोर्ड वाला, हम सभी को पता नहीं है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी है आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मोहर किस चीज के बनता था, सील खड़ी के बनता था, लोहा का, तांबा का, इनमें से सभी का। हम सभी को पता होना चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता में था उस समय सील खड़ी का मोहर बनता था। किस चीज का, सील खड़ी का मोहर बनता था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 16 मतलब पूछ रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो मगध था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक याद करते चला, जितने भी प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे सभी तगड़े प्रश्न मिलेंगे। क्या पूछ रहा है कि किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो 13वां शिलालेख में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग का विजय मिलता है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, वो कब हुई थी, जल्दी बताइए कि अर्थशास्त्र की रचना हुई थी कब हुई थी, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। आपको बता रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो चाणक्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, यानी आपको बता दें कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो चाणक्य के द्वारा। चाणक्य के द्वारा, इसे भी आप लोग साथ में याद कर लीजिएगा। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, किस सदी में, तो 4वीं सदी में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में रखा गया था। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में तो क्या कहा गया, गणसंघ कहा गया, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो उदयन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके ने जीता था। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 दलों के बीच हुआ था। किसने, 2 दलों के बीच हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो कि एक था कौरव था, एक था पांडव था। 2 दलों के बीच युद्ध हुआ था, एक कौरव और पांडव के बीच हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध। आपको यहाँ पे बता रहा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध जो है युद्ध वो किसने जीता था, हम सभी को पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो पांडव ने जीता था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो पांडव ने जीता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था, जल्दी बताइए कितने दिनों तक चला था। कुरुक्षेत्र का युद्ध है कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें किसकी विजय हुई, तो पांडव की विजय हुई थी। किसकी विजय थी, पांडव की विजय थी। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अब्बा अबालिका किसकी पत्नियां थी। अब्बा और अबालिका जो थी वो किसकी पत्नियां थी, तो विचित्र बीरी की थी। किनकी, विचित्र बीरी की, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सही के, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो है वो किसकी पत्नी थी, अर्जुन, नकुल, सहदेव या फिर इनमें से सभी की थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि द्रौपदी जो है इनमें से सभी की पत्नियां थी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 पांडवों की पत्नी थी। कौन, तो द्रौपदी। 5 पांडव मतलब होता है 5 भाई होते हैं। 5 भाई को क्या कहते हैं, 5 पांडव कहते हैं। उसी की पत्नियां थी। कौन, तो द्रौपदी थी। एक अर्जुन था और एक अर्जुन था और एक नकुल था, या फिर एक सहदेव था, एक भीम था, एक और युधिष्ठिर था। 2 भाई थे, एक भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, यानी 5 भाई जो थे। 5 भाई को क्या कहा गया, तो पांडव कहा गया। 5 भाई को क्या कहा गया, पांडव कहा गया। यदि 5 की पत्नियां कौन थी, तो द्रौपदी थी। कौन थी, द्रौपदी थी। चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए
अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि महाभारत के किस पर्व को वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जल्दी बताइए। आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में, इनमें से सभी पर्व में जल्दी बताइए। महाभारत के किस पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जल्दी बताइए। 20 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, हम सभी को पता होना चाहिए। जिस शांति पर्व में महाभारत के क्या मिलता है? तो महाभारत के पर्व व्यवस्था क्या, पर्व वर्ण का व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सांची का स्तूप, ध्यान दीजिएगा, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या फिर सिख धर्म से संबंधित है? जल्दी बताइए, सांची का जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? हम सभी को पता होना चाहिए, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 22 नंबर की श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो किस धर्म से है? जल्दी बताएं। हम सभी को पता होना चाहिए कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर अभ्रभ्रंश भाषा में? जल्दी बताइए कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक जो ग्रंथ लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया। यानी आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है। बौद्ध साहित्य आपको बता रहा है कि किस मतलब लिखा गया है, वो किस भाषा में लिखा गया? जल्दी बताइए, बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? जल्दी बताइए। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्या किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुंडल बल, ध्यान दीजिएगा, कुंडल बल जो कश्मीर में है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? यहाँ पे पूछ रहा है कुंडल बल कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति जो है वो किस शासक काल में हुई थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। जो देखिए चार इशारों के विस्तार के जो है चार शासन काल थे पहले के जो है, चार शासन काल में, जैसे में अक्का अक, इसका ठीक बता रहा आपका अक्का अक, ये जो चार शासक थे इसी के शासन काल में बौद्ध संगीत हुई थी। अ से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा आपका अजात शत्रु। लिख देते हैं, आपका यहाँ पे सब लिख देते हैं। अ से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब कोई। अ से क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा आपका अजात शत्रु। ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु हो जाएगा आपका। अ से अजात शत्रु हो जाएगा। और क से क्या हो जाएगा? काला सुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला सुख हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को समझा रहे हैं। और अ से क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर अ से अशोक हो जाएगा। अ से क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हुआ है? क से क्या हो जाएगा? करिश्क हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा? करिश्क हो जाएगा। करिश्क हो गया ना, करिश्क। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से पूछ रहा है बौद्ध संगीति जो है अब कहाँ कहाँ हुई थी, किस किस स्थान पे हुई थी? देखिए यहाँ पे अ से क्या हो जाए? अजात शत्रु। क्या ऑप्शन ए अब दिया हुआ है? अक्का अक इसका ठीक है। अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु के शासन काल में राजगिरी में हुआ था। राजगिरी स्थान में क्या हुआ था? राजगिरी स्थान में अजात शत्रु के द्वारा बौद्ध संगीति हुई थी। अजात शत्रु के द्वारा, अजात शत्रु के शासन काल में बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम, तो कहाँ पे? तो राजगिरी में। और दूसरी बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुई थी, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति किस के काल में हुई थी? तो कुंडलबर मतलब कश्मीर कनिष्क के शासन काल में हुई थी। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से पूछ रहा है क्या प्रश्न आप सभी को कि कुंडलबर कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? ये चतुर्थ संगीति है कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। पहला जो किसके शासन काल में हुआ था? पहला किसके शासन काल में हुआ था? चलिए जल्दी बताइए, पहला जो है वो किसके शासन काल में हुआ था? एक सेकंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहला किसके शासन काल में हुआ था? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख दे रहा है, पहला हुआ था किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था यहाँ पे पहला। और दूसरा हुआ था कालासुक के, और तीसरा हुआ था अशोक के, और चौथा हुआ था कनिष्क के। ये चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हिरियार पुस्तकें किस भाषा में है? हिरियारी जो पुस्तकें है वो किस भाषा में है? जल्दी बताइए, हिरियारी पुस्तकें है वो किस भाषा में है? 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरियारी पुस्तकें किस भाषा में स्थित है? तो पाली भाषा में स्थित है। किस भाषा में स्थित है? पाली भाषा में स्थित है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में हिरियारी पुस्तकें लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न
की किस भाषा में लिखेगी, तो पाली भाषा में लिखेगी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर स्वामी की पुत्री अरुज्या प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था। जल्दी बताइए, जो महावीर स्वामी की पुत्री थी कौन, तो अरुज्या प्रियदर्शना का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था, तो जमाली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, जमाली के साथ हुआ था, यानी आपका 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जमाली, सॉरी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जमाली के साथ हुआ था, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था। जल्दी बताइए, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था तो महमूद गजनवी के साथ आया था अल ब्रूनी भारत, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ आया था भारत को, तो अल ब्रूनी। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, आप सभी को पता होना चाहिए, 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज वाला बात ये है, क्या पूछ रहा है कि कन्फ्यूज वाला बात यहाँ पे ये है कि 1498 ऑप्शन 2 को दे दिया, अब कैसे होगा। ऑप्शन यहाँ पे 1498 एक भी है और 1498 यहाँ पे ये भी है, यानी ऑप्शन 2 दे दिया। आपको इसमें से कौन सा जज कर रहा है, ऑप्शन एक ही हमारा सही है, तो कौन है, तो 17 मई 1498, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असमान माना है वो कौन कौन से हैं। दूध तथा अंडे है, नारियल तथा पान है, पपीता तथा टमाटर, खरबूज तथा तरबूज है। क्या पूछ रहा है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने, मतलब विदेशी यात्री जो थे वो भारत की किस 2 चीजों को असामान्य माने हैं, मतलब खराब माने हैं, तो कौन है, तो नारियल और पान है। किसको माने हैं, तो नारियल और पान को, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नारियल और पान को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग जो जहाज है वो किससे कहा जाता है, तो बलवा चार्ज को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, बलवा चार्ज को, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का जो संबंध है वो किस सिलसिले से था, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि राजकुमार दारा का जो संबंध है वो किस सिलसिले से है, तो कादरी सिलसिले से, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल में प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे, जल्दी बताइए। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु थे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, 34 नंबर का क्या हो जाएगा, बाबर था। कौन था, बाबर था जो मुगल वंश का संस्थापक था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विजयनगर का महात्म शासक कौन था। विजयनगर का महात्म शासक कौन था, कृष्णदेवराय। सही, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेवराय, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए हम सभी का राइट आंसर है, यानी उर जो है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हौसलों के राज का विकास हुआ था। हौसलों के राज का विकास कहाँ पे हुआ था, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इनमें से कहीं नहीं। जल्दी बताइए, हौसलों के राज का जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो कर्नाटक है, कर्नाटक में होता है हौसलों के राज्य का विकास, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो जी.एस. लिविदेव को। किसको, तो जी.एस. लिविदेव को, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अपना यात्रा का वृत्तांत मतल सादिर नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था। अपने यात्रा का जो वृत्तांत लिखा था मतल सादिर नाम से लिखा था, लेकिन कौन सी विदेशी यात्री जो था वो मतल सादिर नाम से अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा था, तो कौन था, तो अब्दुल जाग था। कौन था, अब्दुल जाग था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से, विजयनगर, बीजापुर, मुगल्स में या फिर भगवती में। हम सभी को पता होना चाहिए कि तेनालीराम का जो संबंध है वो विजयनगर राजवंश से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है, यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी। मुगल काल में, पुराने समय में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी, चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा थी।
चाय कॉफी नील ई नहीं थी, तिलहन दाल अभी भी नहीं थी, यानी आपका ऑप्शन डी ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं चावल और ज्वार था वो मुगल काल में भारत में उगाया जाता था, यानी आपका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खरीफ फसल की ऋतु कौन सी है? जल्दी बताइए, खरीफ फसल की ऋतु जो है वो कौन सी है? इनमें से कोई नहीं है। कौन है? खरीफ फसल की ऋतु जो है इनमें से कोई नहीं है। शीत भी नहीं है, पतझड़ भी नहीं है, बसंत भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेशकश का अर्थ क्या होता है? पेशकश का अर्थ जो है वो क्या होता है? हिंदू द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक ग्रंथ, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, ये हमारा राइट आंसर है। मुगल काल द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 46 नंबर प्रश्न है कि शिकार के समय रास्ते पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है क्या प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को तरफ। एक सेकेंड रुकिएगा सब कोई। यहाँ पे क्या हो गया? क्या पूछ रहे हैं कि शिकार के समय, ध्यान दीजिए प्रश्न की तरफ, कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भूराज से संबंधित जानकारी जो है किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो अकबर ने शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भूराजस्व संबंधित जो जानकारी की तो प्राप्त किया था, कौन था? अकबर जो था सर्वप्रथम प्राप्त किया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा कौन लाया था? भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था? इंग्लैंड द्वारा, या फिर हुडो द्वारा, या फिर पुर्तगालियों द्वारा, या फिर अरबों द्वारा? जल्दी बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया पुर्तगालियों द्वारा, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का जो पौधा है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था भारत में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? जल्दी बताइए, को हराया था, जल्दी बताइए। शेरशाह जो था वो किस मुगल सम्राट को हराया था? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, फिर जहांगीर को? हम सभी को पता होना चाहिए जो शेरशाह जो थे वो किसे हराए थे? तो हुमायूं को हराए थे। किसे हराए थे? हुमायूं को हराए थे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हम सभी का। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब जो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था वो कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत, पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? किस प्रशासनिक सुधार के लिए जो शेरशाह जो है वो खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार के लिए जो है वो जाने जाते हैं। कौन? तो शेरशाह, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि सुधार के लिए शेरशाह जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था? किसने उखाड़ फेंका था? मराठों ने, सिक्कों ने, या जाटों ने, या फिर अंग्रेजों ने? तो जो बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंकने वाला कौन था? तो अंग्रेजों ने था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 52 का। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? जो खुर्रम जो है किस मुगल सम्राट का नाम था? तो शाहजहां का नाम था। किसका नाम था? खुर्रम जो है किस मुगल सम्राट का नाम था? जल्दी बताइए। तो शाहजहां का, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आप सभी से कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया था? हुमायूं नामा का जो अंग्रेजी में अनुवादन किया था वो किसने किया था? तो हेनरी बेबेज ने किया था। किसने? हेनरी बेबेज ने, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी बेबेज जो थे हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवादन किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री? जल्दी बताइए। लाडली बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी? जल्दी बताइए। नूरजहां, मुमताज, अस्मा बेगम, या फिर जहां आरा की? जल्दी बताइए। जो लाडली बेगम थी वो किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप सभी के ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 56 नंबर की दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करा था? दिल्ली में जो चांदनी चौक का निर्माण करा था किसने करा था? तो जहां आरा ने। किसने करा था? जहां आरा ने, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 56 का। चलिए 57 और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तुजू के बाबरी किसने लिखी है? जल्दी बताइए। तुजू के बाबरी किसने लिखी है? तो बाबर ने ही तुजू के बाबरी लिखी है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तुजू के बाबरी बाबर ने ही लिखी है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था वो कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, पंजाब में, दक्षिण भारत में, या फिर इनमें से सभी में? जल्दी बताइए। जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था भारत में वो कहाँ लागू किया गया था? हम सभी को पता होना चाहिए, जो बंगाल में था, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद करते चलना है, बस ध्यान लगा कर सुनना है, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं ना, ध्यान लगा कर बस सुनना है, सभी प्रश्न याद होते चलेंगे। हम लोग फटाफट प्रश्नों को करेंगे क्योंकि हम लोग के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, सभी प्रश्नों को तेजी से करते चलेंगे। क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न कि ध्यान दीजिएगा कि सिकनी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, कौन पट्टे पर देता था, तो रैयत देता था। कौन? रैयत, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। फ्रांसीसी जो बुकानन था कौन था? एक सैनिक था, गायक था, अभियंता था या फिर सर्वेक्षक था? तो सर्वेक्षक था। क्या था? सर्वेक्षक था फ्रांसीसी बुकानन, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? जो भारत में जनगणना का आरंभ हुआ था 1881 में हुआ था। कब हुआ था जनगणना का आरंभ? जनगणना का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, 1881 में जब हुआ था जनगणना का आरंभ, लेकिन वहाँ की उस समय जो है वहाँ के गवर्नर जनरल कौन था? उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था, रिपन था या फिर मेयो था? तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था कौन था? तो रिपन था, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। जब जनगणना 1881 ईस्वी में प्रथम 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, तो उस समय का जो उस समय का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो रिपन था, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 63 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी, फिर वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, पता ही होगा कि वास्को डी गामा जो था वो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 क्या पूछ रहा है कि वीर कुंवर सिंह किस कहा के वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के, जबलपुर या फिर जगदीशपुर या फिर झांसी के? हम सभी को पता होना चाहिए जो वीर कुंवर सिंह है जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले थे, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सहायक सदी की नीति कार्यवादी की बेट्यू ने, कार्वालिस ने या फिर वेलेस्ली ने या फिर डलहौजी ने? सहायक सदी की जो नीति जी है वो कार्यवादी जो किसने की थी? तो हम सभी को पता है वेलेस्ली ने। किसने? तो वेलेस्ली ने जो है सहायक सदी की नीति की कार्यवादी की थी, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? भारतीय सिपाही द्वारा जो प्रथम पहला विद्रोह किया गया था वो कौन सा विद्रोह था? तो बेलौर विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था? बेलौर विद्रोह जो था वो भारतीय सिपाही द्वारा पहला विद्रोह किया गया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अवध में बेलेजली, ध्यान दीजिएगा, अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी कब? अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। हाँ, कब की थी? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में दिया है 1801 में, 1801 में, 1781 में, 1856 में, 1819 में। जल्दी बताइए। 67 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 1821 में, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न की ध्यान दीजिएगा। अगर 68 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? हम सभी को पता होना चाहिए लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह हुआ था किसने किया था? तो बेगम हजरत महल है। किसने? बेगम हजरत महल जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, वही जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 69 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झोकर बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? जो झोकर बाग हत्याकांड हुआ था वो 8 जून को हुआ था। 8 जून को हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था, कानपुर में हुआ था, सागर में हुआ था, फिर लखनऊ में हुआ था? हम सभी को पता होना चाहिए कि जब 8 जून को झोकर में हत्याकांड हुआ था उस समय जो स्थान कहाँ, कौन से स्थान पर हुआ था? तो झांसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए है आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? निम्न में से वो कौन सी महिला जो है 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका निभाई थी? तासीबाई, अजीर या फिर शीला देवी या फिर इनमें से सभी ने? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होगा 1857 की क्रांति में जो भूमिका निभाई थी वो इनमें से सभी ने, यानी तासीबाई ने भी, अजीर और भी, शीला देवी ने, यानी इनमें से सभी ने, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी ने क्या किया है? तो 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका अहम निभाई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? झांसी में, काशी में, कानपुर में, कल्पी में? जल्दी बताइए। जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काशी में हुआ था। कहाँ पे? तो काशी में होता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857
1757 की क्रांति का जो हुआ था उसका कारण जो है प्रमुख कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति, व्यापकता का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस या फिर ईसाई धर्म का प्रचार। तो इसका प्रमुख जो कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। इसमें क्या होता था कि इसमें जो मतलब वहाँ के सैनिक थे उसे नई राइफल्स दी गई, मतलब नई बंदूक दी गई युद्ध में लड़ने के लिए। उसमें क्या होता था कि उसमें जो सुअर और गाय की चर्बी क्या होती थी उस राइफल्स में मतलब मौजूद थी, जो कि उनको छीलने से पूर्व उनके अपने दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि क्या समझते थे वहाँ के जो सैनिक थे वो अपने धर्म को विरोध समझते थे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिक जो थे वो अपने धर्म को मतलब विरोध समझते थे। इसलिए क्या किए थे कि 10 मई 1857 को ध्यान दीजिएगा, 10 मई 1857 को क्या हुई, लोगों में बगावत फैली और 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो गई। यही कारण जो था चर्बी वाले कारतूस के कारण ही 1857 में क्रांति का प्रमुख कारण था। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, 1773 में, 1771 में, 1673 में? जल्दी बताइए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो हम सभी को पता होना चाहिए मतलब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 1773 में की गई थी। 1773 में की गई थी, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 1773। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया था वो कब किया गया था? जल्दी बताइए। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन है वो कब किया गया था। 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि मद्रास का नाम बदल कर रखा गया था। मद्रास का नाम बदल कर क्या रखा गया था? तो मद्रास का नाम बदल कर ध्यान दीजिएगा चेन्नई रखा गया था। क्या रखा गया था? चेन्नई रखा गया था, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो है वो किस शहर में स्थित है? बम्बई, मद्रास, दिल्ली या कोलकाता में स्थित है? जल्दी बताइए। जो फोर्ट विलियम है वो किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में फोर्ट विलियम शहर स्थित है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जल्दी बताइए कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था? जल्दी बताइए। 77 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जय हिंद का नारा ध्यान रहे कि सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था, यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र? जल्दी बताइए। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो गांधी जी के क्या थे? तो राजनीतिक गुरु थे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हम सभी को पता होना चाहिए जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, कब बने थे? 1946 में, 1947 में, 1948 में, फिर 1950 में? हम सभी को पता होना चाहिए जो क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? हमारा देश कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तभी ना हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। जब हमारा देश आजाद होगा उसी समय ना देश के प्रधानमंत्री बना जाएगा। वही पूछ रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे? तो 1947 ना होगा, जब हमारा देश 1947 में उसी टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी हमारे देश कब जाते 1947 में? तो 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस संविधान में याद कर लीजिएगा 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में की गई थी, लेकिन कहाँ की गई थी? किसने किया था? जिन्ना ने किया था, राजगोपालाचारी ने, फिर सुभाष चंद्र बोस ने, फिर MS राय ने किया था? जल्दी बताइए। फॉरवर्ड जो ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए। 81 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तब सभी को पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जो थे फॉर्ट ब्लॉक की स्थापना किया था, यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्ट ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया
कौन इसके सदस्य नहीं थे जब कैबिनेट मिशन 1946 में जो है वो भारत आया था? कौन जो इसके सदस्य नहीं थे? क्रिप्स नहीं थे, एवरी नहीं थे, या फिर पैथिक लॉरेंस, या फिर अलेक्जेंडर नहीं थे? तो हम सभी को पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया था तो उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो एवरी नहीं थे। कौन नहीं थे? तो एवरी नहीं थे, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एवरी जो है उसके सदस्य नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो कब बना है? हम सभी को पता होना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना हुआ है कब बना हुआ है? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 18 जुलाई 1947 ईस्वी। यानी आपका आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है? तो कब बना है? तो 18 जुलाई 1947 को, यानी आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी है? सीधी कार्रवाई की जो धमकी है वो किसने दी है? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, स्वराज दल, या फिर कांग्रेस ने? सीधी कार्रवाई की जो धमकी है वो किसने दी थे? तो मुस्लिम लीग ने। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध क्या पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्या पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1937 में, 1939 में, 1942 में, फिर 1945 में? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1939 में, 1939 में। यानी आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुई। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, या फिर प्रधानमंत्री में, या फिर न्यायपालिका में, या फिर संविधान में? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है वो कहाँ निहित है? तो संविधान में निहित है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऑप्शन पूछ रहा है कि अगला प्रश्न कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? तो 11। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए 87 का। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोमनाथ, ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह कौन सा दल था? कम्युनिस्ट पार्टी था, हिंदू महासभा था, कांग्रेस पार्टी था, फिर मुस्लिम लीग था? जल्दी बताइए। सोमनाथ जो लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वो कौन सा दल था? तो हम सभी को पता होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी था। क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन, एक सेकेंड, आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके सिर्फ के रामायण के शिष्य क्या होती है? रामायण के शिष्य आपको बता रहा है, काफी आसान प्रश्न और काफी लाजवाब प्रश्न। क्या पूछ रहा है कि रामायण के शिष्य कौन थे? तो रैदास थे, कबीर थे, धरा एक पीपा थे, इनमें से सभी थे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो क्या थे? तो रामायण के शिष्य थे। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा कि बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर फेंका गया, भेजा गया कहाँ पर? देश से निकाल कर भेजा था। किसके द्वारा देश से निकाल कर भेजा गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया? सिंगापुर, बकीम खां सराय में, फिर रंगून में, कोलंबो में। तो कहाँ भेजा गया था? तो रंगून में भेजा गया था। यानी आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि काला कारू किससे संबंधित है? काला कारू जो है किससे संबंधित है? रॉलेट एक्स से, एलर्ट मिल से, या फिर बूट डिस्टेंस से, या बंगाल से? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो काला कानून किससे स्थित है? तो रॉलेट एक से संबंधित है। किससे संबंधित है? रॉलेट एक से संबंधित है। यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है रॉलेट एक। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिए वाला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि साइबर कमीशन का भारतीय, ध्यान दीजिएगा, साइबर कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइबर कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध जो है वो क्यों किया गया? आयोग में एक भी ध्यान दीजिएगा, आयोग में क्या पूछ रहा है कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, या फिर आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, या फिर आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। साइबर कमीशन जो है, साइबर कमीशन भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी को पता हो जाएगा कि साइबर कमीशन का जो भारतीय द्वारा विरोध किया गया था उसका कारण क्या था? तो आयोग में एक भारतीय सदस्य न होने के कारण, एक भी भारतीय न होने के कारण क्या होता है? साइबर कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध किया गया था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय किसान, क्या पूछ रहा है? अखिल भारतीय किसान का सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, या फिर सूरत में हुआ था? जल्दी बताइए। 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम सभी को पता होगा कि अखिल भारतीय जो है, अखिल भारतीय सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित है? जल्दी बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन जो है वो दांडी मार्च से शुरू हुआ था? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा किसका? तो 95 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हम सभी को पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को। लेकिन 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है ना? 2 अक्टूबर 1869 को। लेकिन हुआ था कौन से स्तर पर? यहाँ पे दो दो को ऑप्शन दिया हुआ 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 दिया हुआ है, दो ऑप्शन। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ था। कहा हुआ था? गुजरात जिसमें दिया हुआ है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? जल्दी बताइए। तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे उस सर की उपाधि वापस की थी। यानी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? कोल विद्रोह का जो नेता थे कौन थे? जल्दी बताइए। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीरू कारू थे, बिरसा मुंडा थे, फिर तीरथ सिंह, इनमें से कोई नहीं थे। इनमें से कोई जो है कोल विद्रोह के नेता नहीं थे। यानी आपका ऑप्शन बोले तो डी राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह के नेता इनमें से कोई नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुधी आंदोलन जिस संस्था या संगठन से चलाया गया वह कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, बंगाल आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि सुधी आंदोलन जिस संस्था या संगठन से चलाया गया था वो कौन था? आर्य समाज था। कौन था? आर्य समाज था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 99 का। चलिए 100 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लीग में, ध्यान दीजिएगा, लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1948 को, 11 अगस्त 1945 को। हम सभी को पता होना चाहिए जो लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की मतलब घोषणा किया था वो कब किया था? तो 16 अगस्त 1946 को किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को किया था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया। कितने किया? 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया। अगर आप लोगों को कितना इसमें से पता है, आप लोगों को कितना इसमें से बन जाए इसका राइट आंसर अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें से आप लोग कितना का आंसर दे चुके हैं। आपको बता दें कि आज का हम लोग मोटर सीट 4 को फाइनल कर चुके हैं। इसके अगले क्लास में आज हम लोग मोटर सीट 5 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका एक महामैराथन क्लास लिया जाएगा जिसमें टोटल कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? 500 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि एक टेस्ट के तौर पर बनेगा। एक टेस्ट के तौर पर बनेगा। आपको वहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आप जो है हिस्ट्री का अपने एग्जाम बोर्ड में कितने अंक प्राप्त करेंगे, जो कि 500 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। आप वहाँ पे टेस्ट दीजिएगा, वहाँ से आपका पता चलेगा कि आप अभी तक कितने पढ़ चुके हैं, मतलब आपके एग्जाम में कितना रिजल्ट आ जाएगा। आप वहाँ से खुद से डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए एक बल लगाकर पढ़ाई करते रहे। आपको बता दें कि जितने भी विद्यार्थी अगर रहे होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारी जानकारी होगी आपको तुरंत से तुरंत सबसे जल्दी से जल्दी मतलब आपके आगे दिया जाएगा। आपको इसकी सबसे जल्दी जानकारी दी जाएगी। आप लोग बस बल लगाकर पढ़ाई करते रह जाइएगा। बाकी आपको क्या करना है, जितना बताया जाएगा उतना पढ़ना है। बाकी आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितना बताया जाए उतना कर लेते हैं तो बस आप लोग एकदम अपने एग्जाम बोर्ड में बेस्ट रिजल्ट लाइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।